नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, आज हम आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी की 2021 में होने वाली एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको घोल के पी जाना है। ठीक है। और इसके अलावा साथियों, ये सारे कंटेंट आपको बेसिकली पेड कंटेंट से भी बेहतर और धमाकेदार कंटेंट है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आपको कहीं पेड कोर्स कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बेसिकली इंडिया का एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, और बट आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कैसे बच्चों से पेड कोर्स और इंडिया के बेस्ट टीचर के नाम पर आपसे ये सब कंटेंट देकर 4 से 5 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, रेलवे कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है बेसिकली उन लोगों का। आपको यही कंटेंट मिलेगा जो कि पेड कंटेंट है। ठीक है। ये यहाँ दोस्तों आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और बेहतर उससे कहीं गुना आपको अच्छा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है। तो फ्री के कंटेंट की वैल्यू रखो आप लोग, है ना। और साथियों, मेरा मोटिव है, मैं आपको अपना मोटिव बता देता हूँ कि आपको पेड क्लासेस से भी लाख गुना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ। ठीक है। इससे भी कहीं गुना अच्छा दोस्तों हम लोग डेली कंटेंट अच्छा करते जा रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप डेली हमारी वीडियो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन मैसेज पहुंच जाए साथियों। और हमारा मोटिव है कि मैं देखिए, जो मैं फ्री कंटेंट लाता हूँ दोस्तों, फ्री कंटेंट लाने के लिए बहुत बड़ा मोटिव है कि मैं हज़ारों मजदूर और किसान मेरे भाइयों के बच्चे भी अब रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले सकें, और इस कंटेंट से और साथियों अपने गांव और मोहल्ले का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, ये सारी बेसिकली वीडियो कंपाइल्ड है। और इसके अलावा साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, मेरी क्लास का एक रूल होता है कि आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। अगर आप लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं कि मेरी हर क्लास का रूल होता है कि पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो लोग नए हैं वो लोग सुन लीजिए एक बार कि आप पेन और पेपर उठाओ। ठीक है। A4 साइज कोई भी पेपर उठा लो, एक रजिस्टर बना लेना आप, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते हैं, तो रजिस्टर में आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए कनेक्ट हुए हैं तो आप A4 साइज का पेपर उठाइए, और आपको क्या करना है, 1 से लेकर 1, 2 ऐसे आपको 200 तक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। 200 तक क्वेश्चन लिखने हैं। अब जैसे मैंने आपको आंसर इसका, जैसे आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दो। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं कमेंट में, तो आपको ये करना है, जैसे मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया। ठीक है। अब आपको लगा इसका आंसर, पहले का आंसर फॉर एग्जाम्पल ए आया, आपको लगा ए होगा। अब मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर बी, तो आपका गलत हो गया भाई। तो आपको इसको कट टेस्ट करना है ईमानदारी से। अब सेकंड का आंसर आया, सेकंड का आंसर मैंने आपको लगा ए है, सही होगा। ठीक है। अब मैंने भी आपको इसका राइट आंसर ए बताया, तो आपको ईमानदारी से इसको टिक करना है, करेक्ट करना है। ऐसे करके दोस्तों आपको 200 क्वेश्चन तक करने हैं। 200 में आपको कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं आप कितने दूर और कितने पानी में, क्योंकि दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीत दिला देने वाले प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। और साथियों, कंप्लीट फ्री कोर्स पाने के लिए ऐसे ही दोस्तों कंप्लीट फ्री कोर्स पाने के लिए आप आज ही गुरुकुल प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपका वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे या एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मार्केट से या फिर PDF ऑनलाइन खरीदनी पड़ती है, तो दोस्तों आपकी इस समस्या का बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। साथियों, गुरुकुल प्लस परिवार आपके लिए लाया है 50,000 रुपये से भी अधिक मूल्य की हज़ारों PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है। तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, सब कुछ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, हज़ारों PDF दिखाना तो आपको पॉसिबल नहीं है, ऐसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ PDF सैंपल के रूप में दोस्तों दिखा रहे हैं, ताकि आप सारी PDF ईजिली बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। साथियों, जिन मेरे प्यारे दोस्तों का RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उन मेरे प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूं, देखिए आपने अभी तक रीजनिंग की और मैथ की एक बुक नहीं की, तो ये जरूर करके जाइएगा, इससे सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। NTPC में दोस्तों आपके यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसकी फ्री PDF मैंने डाल रखी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं।
साथियों कुछ जो ट्रेंडिंग बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। और साथियों जो आरआरबी 2020 जो आपकी 7225 एमसीक्यू वाली बुक है जीएस की, ये भी आप जरूर करके जाइए। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में आपका साइंस से इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और आरआरबी 2020 का ये वाला बुक है अपना 3100 एमसीक्यू वाली बुक की, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों आर.एस. अग्रवाल हुआ आपका एसएससी करंट पब्लिकेशन 10,500 प्लस वाली बुक हुई, और आपकी एसएससी जीएस 12,000 प्लस वाली बुक जैसे, और एसएससी की जो आपकी करंट पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक की मैं पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पर, और अपना आर.एस. अग्रवाल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इसके अलावा साथियों जो वॉल्यूम 1 है, जो कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं मई में, तो आपके लिए वरदान साबित है इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है भाई। और साथियों सादा पब्लिकेशन की बुक भी आपको मिल जाएगी अगर आप यूपी पुलिस वगैरह की, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और भी आप लेखपाल वगैरह की भी आगामी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए एस.डी. यादव की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है भाई। और इन सारी पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, इसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों देर किस बात की है, आज ही आप अपने परिवार गुरुकुल प्लस के टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है भाई। दोस्तों एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है, यानी कि जैविक संगठक यानी कि इकोसिस्टम नहीं है। बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। जलवायु पारिस्थितिकी का जैविक नहीं है, बल्कि ये अजैविक घटक है। ठीक है, जलवायु। ऑप्शन नंबर डी जलवायु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? प्रकृति के क्लीनर इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विघटक। विघटक आपके प्रकृति के क्लीनर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विघटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं? आखिर में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? ठीक है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। आखिर में से कौन सा सर्वाहारी प्राणी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सांप। ऑप्शन नंबर डी सांप एक सर्वाहारी प्राणी नहीं है, जबकि वो सब आपके सर्वाहारी प्राणी हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल क्या है? तो ट्रॉपिक लेवल इसका है चूहा। ऑप्शन नंबर बी चूहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर चूहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है? बताइए आखिर इनमें से उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है? देखिए भाई, सबसे पहले आता है उत्पादक आता है, फिर शाकाहारी आता है, फिर मांसाहारी आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई, 6 वाला क्वेश्चन है भाई। दोस्तों जैसा कि हर क्वेश्चन का आंसर देने के मैं 3 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी है। ठीक है, सबसे पहले शाकाहारी है, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं जानवर। ठीक है, फिर ऐसे होता है। 7वां क्वेश्चन है, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, आखिर उसको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम साथियों कीटनाशक कहते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से संबंध है। ए ईस्ट कोलकाता वेस्ट लैंड्स के लिए स्मरण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? एक खाद्य श्रृंखला में आखिर किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादक। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की आबादी दोस्तों सबसे अधिक होती है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है अपना भाई, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच का अंतर क्या है? तो वो अंतर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यम उपभोक्ता पौधे और विकसित पदार्थ खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां वाला क्वेश्चन अपना, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का आखिर क्या अर्थ होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन दोस्तों, एक इकोटोन
दो बायोम के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो इस संकल्पना को बेसिकली आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन है अपना एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर आखिर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। आखिर पशुओं की जो प्रजातियां आखिर ज़्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दोस्तों पशुओं की ज़्यादातर प्रजाति आवास विखंडन के कारण विलुप्त हो रही हैं। ऑप्शन नंबर ये आवास विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं बायोमास। बेसिकली क्या होता है जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों तथा पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त पदार्थ को हम बायोमास कहते हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी बायोमास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई अपना वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। तो वनस्पति और जीवों का उल्लेख पौधों और जानवरों में है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है अपना अब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन आपसे चर्चित कर रहे हैं यानी कि जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है। तो ये जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है जैव विविधता क्या उल्लेख करता है। जैव विविधता के किसका उल्लेख करता है। तो जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों का उल्लेख करता है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से आखिर कौन सी है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की विशेषता है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है। कुछ प्रजातियां फिलहाल विलुप्त होती जा रही हैं। 21 वाला क्वेश्चन है अपना इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रैम्बल केई मेलोमिस एक स्तनधारी प्रजाति है जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे पर स्थित एक छोटे से द्वीप में पाई जाती है और ये आपकी विलुप्त अब हो चुकी है। जलवायु के कारण विलुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं आखिर क्या है। तो ये आपका एक संकटग्रस्त पशुओं पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें संकटग्रस्त पशुओं के बारे में पेड़ों के बारे में सब दस्तावेज मिलते हैं। 23 वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है बताइए। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं। ये बात गलत है भाई। ठीक है। 24 वाला विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका सुंदरबन है। ठीक है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका सुंदरबन है। लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है। 25 वाला भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि मैंग्रोव के तहत हैं। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्योंकि आपका जी आपका सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। 26 वाला भारत में स्लैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है कि भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में हम जानते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों झीलों। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। 27 वाला क्वेश्चन सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक। ठीक है। हेलोफाइटिक स्लैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है।
तो सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा मैंग्रोव। 28 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आखिर कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 मई। 22 मई को ये मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। 29 वाला क्वेश्चन, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका 1992 में आयोजित किया गया था रियो अर्थ समिट। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो आपका यही फैसला लिया गया था कि पहला विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये 1987 में फैसला लिया गया था। 31 वाला है, ओजोन अपक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को अपनाया गया। ये कब अपनाया गया आखिर? तो राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन में बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा ये अपनाया गया था। ठीक है, 32 वाला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संलेख मॉन्ट्रियल यानी कि प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य बेसिकली ओजोन अपक्षय तत्वों को कम करना इसका मेन लक्ष्य है। 33 वाला क्वेश्चन अपना, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? आखिर क्योटो जो प्रोटोकॉल आखिर कौन से वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो ये आपका 2005 में प्रभावी हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन, बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर आकर निर्धारित हुआ था? तो ये प्रोटोकॉल आपका साथियों क्योटो और जापान में हुआ था। ठीक है, निर्धारित हुआ था। ठीक है सर। 35 वाला क्वेश्चन है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो क्योटो आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेसिकली आपका दिसंबर 1997 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। 36 वाला क्वेश्चन है अपना, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो ये अवधि आपकी 2012 में समाप्त हो गई थी। 2008 से चली 2012 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, 37 वाला 2005 के 15 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो बिल गेट्स ने मिशन अभिनव एक वैश्विक पहल की घोषणा की थी 2015 में। ठीक है भाई। 38 वाला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, और 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 39 वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो CER आपका साथियों सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संबंधित करता है। CER का मतलब फुल फॉर्म होता है C फॉर सर्टिफाइड, E फॉर आपका एमिशन और R फॉर रेडिएशन रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन। ठीक है, तो इसको संदर्भित करता है CER। ऑप्शन नंबर CER आपका सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 वाला क्वेश्चन है अपना, WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। ठीक है, तो बताइए। राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन में बी हो जाएगा, स्थायी विश्व बनाते हुए वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल आयोजित करता है। ठीक है भाई, WWF। ठीक है, 41 वाला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आबो हवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य आखिर शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री की जो आबो हवा परिवर्तन परिषद है इसमें आपके 18 सदस्य शामिल हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी 18 राइट आंसर है। ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन समिति है, इसको हम आबो हवा बोलते हैं, ये आपकी जलवायु परिवर्तन समिति है। 42 वाला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना है, ये आपकी युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मेन मोटो है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2015 को की गई थी इस योजना की। 43 वाला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि, वेटलैंड के संरक्षण और चिर स्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामसर सम्मेलन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका। 44 वाला स्लैश दोस्तों, स्लैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के लिए विषय था, बताइए 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के लिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए आखिर कौन सा विषय था? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिर स्थायी आजीविका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 45 वाला भी, विश्व वेटलैंड डे यानी कि विश्व वेटलैंड डे हर साल कौन से फरवरी को, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका वेटलैंड डे बेसिकली 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई। 46 वाला, इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो वो है आपका इको एक्शन दिवस। ठीक है। 47 वाला है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्लैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। बताइए भाई। दोस्तों, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था, ताकि आपके जो गर्दन वाले, जो काली गर्दन वाले सारस को बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी, काले गर्दन वाले सारस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 48 वाला क्वेश्चन, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारत का जो पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम है, कौन से वर्ष को पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया। 23 मई 1986 में भारत का पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। 49 वाला है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन साथियों आपका बेसिकली हुआ था कहाँ हुआ? बताइए जल्दी से अपने तक कमेंट बॉक्स में बताइए। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आखिर कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका पेरिस में सम्मेलन हुआ था 2015 में। ठीक है भाई। 50 वाला क्वेश्चन है अपना, विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है, आखिर किस में आयोजित किया गया था? तो ये आपका पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है भाई। 51 वाला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है भाई, ये वाला सम्मेलन। 52 वाला, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COPR 2015 कहाँ आयोजित किया गया? बेसिकली ये 2015 वाला क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, 2017 में, क्योंकि 2016 में आपका NTPC हुआ था। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। दो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मेरा पूरा दायित्व है कि भी आपको एक एक क्वेश्चन करा दूं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या था ना, 2015 वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। 2016 में आपका आया था, NTPC का पेपर था, इसलिए पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, ये भी आपका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, इनमें आपका जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चूंकि दोस्तों मैं आपको 8th कॉम्पिटिशन टाइम्स की पूरी कंप्लीट बुक करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ भाई। ठीक है, सो दैट आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? बताइए, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है, इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 55 वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। IPCC का पूरा रूप क्या है? IPCC का फुल फॉर्म आखिर क्या है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आई का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल, P फॉर होता है पैनल, और पैनल ऑन, C फॉर क्लाइमेट और C फॉर चेंज।
ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है IPCC का, ठीक है भाई। 56 वाला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से आखिर किसके कारण फेफड़ों पर कैंसर होता है। तो सस्ता डीजल होता है, उससे निकलने वाले धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, उसके कारण आपका फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर आपका हो जाएगा। 57 वाला क्वेश्चन है NGT का पूरा नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NGT का फुल फॉर्म क्या है। NGT लिख लीजिए भाई। देखो जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो ये समझ लो भाई, ये आपका 100 नहीं 200% एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। NGT का फुल फॉर्म क्या है, तो N का मतलब होता है नेशनल, G फॉर होता है ग्रीन और T फॉर होता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है तो ऑप्शन नंबर डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, आपका ये राइट आंसर है, ठीक है सर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक आखिर क्या है। तो ये आपका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये आपका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसका, ठीक है, जो 2010 में अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। 59 वाला क्वेश्चन है भाई स्लैश प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, आखिर कौन सी प्रजातियां हैं वो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, जो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। 60 वाला क्वेश्चन है भाई, 60 वाला क्वेश्चन है आपका, देखो जंगलों के संरक्षण और नए पौधों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में स्लैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। तो आखिर किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KM मुंशी द्वारा, क्योंकि तत्कालीन कृषि मंत्री थे KM मुंशी जी, तो इनके द्वारा आपका वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी KM मुंशी द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ये वन महोत्सव लगभग 1 से 7 जुलाई तक मध्य मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है आपका वन महोत्सव, ठीक है। 61 वाला क्वेश्चन है भाई किस केंद्र मंत्रालय ने, कौन से केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डेट्स अधिनियम शुरू किया, ठीक है। बेसिकली करंट अफेयर क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसा किया था, ठीक है भाई। 62 वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया और उसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया था। तो ये आपका 2018 में शुरू किया गया था, 30 जून 2018 को शुरू किया गया था, ठीक है। 63 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आखिर कब मनाते हैं हम। राइट आंसर हो जाएगा ये आप 5 जून को मनाते हैं, ठीक है भाई। 64 वाला क्वेश्चन है, 64 वाला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था, ठीक है। तो इसका नारा था आपका जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, ये इसका नारा था विश्व पर्यावरण दिवस का। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु आखिर क्या है। तो इसकी विषय वस्तु थी आपकी वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। 66 वाला क्वेश्चन है अपना, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक जरूर करें, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अच्छा लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लग रहा हो तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और साथियों इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूं, ठीक है भाई। तो शेयर जरूर करें अगर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, तो क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना आप में ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आपका अपना चैनल है गुरुकुल प्लस, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपका इस टाइप का बटन आएगा बेल आइकन, तो इसको बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट
आपको आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, आपको गूगल प्लस से संबंधित सभी वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है भाई। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर हम आपकी हम सब्सक्राइब तो चैनल कर रखे हैं और लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके और आपको वीडियो हमारी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपका हमेशा पूछा जाता है। ठीक है भाई। ये आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है। 66 वाला क्वेश्चन है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस स्लैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। बताइए भाई आखिर कौन सा इनमें से वैश्विक विरासत स्थल है। बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर कहाँ पर आपके दुर्लभ साइबेरियाई सारस पाए जाते हैं। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है जो कि दुर्लभ साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। 67 वाला क्वेश्चन है, किस किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये आपका उड़ीसा राज्य में मयूरगंज जिले में स्थित है, मयूरभंज जिले में स्थित है आपका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क आखिर कहाँ पर स्थित है। तो आपका राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में हरिद्वार में आपका स्थित है। 70 वाला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बेसिकली बाघ अभयारण्य है। ठीक है। और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पर आपका स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। 72 वाला राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो कि आखिर कौन से राज्य में। चलिए इसका आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड टाइम दूं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में गढ़वाल राज्य वहाँ पर आपका स्थित है। 74 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है भाई। 75 भारत के किस राज्य में अरिविथी टट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। 76 निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। आगे कौन सी प्रजाति है इसको हम कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। तो दोस्तों उस प्रजाति का नाम है हांगुल। ये आपकी कश्मीर में पाई जाती है और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। ठीक है। ये आपका बेसिकली लाल हिरन की एक नस्ल है। ठीक है। इसको ये प्रजाति को हम हांगुल कहते हैं। 77 निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं। कौन सा राज्य जहाँ पर भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर दोस्तों देखिए इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं। वैसे बेसिकली यह भारतीय जो आपके हाथी है वो आपके गोवा राजस्थान और गुजरात में नहीं पाए जाते, बाकी पूरे ऑल ओवर स्टेट में पाए जाते हैं आपके भारतीय हाथी। ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो कोई भी आपका इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। 78 है, फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंग टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है।
इसको शामिल किया गया है। ठीक है भाई। 79 वाला क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो ये सब आपके असम में स्थित है। ठीक है भाई। 80 वाला, एक सिंह गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में आखिर कौन सा अभयारण्य है? बताइए। तो इसमें आपका काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है, ये आपका 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर आपके एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। ठीक है भाई। और 1985 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो कि असम में आपका स्थित है। ठीक है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय बाग कहाँ है? तो ये आपका असम में है स्थित। 82 वाला, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी जो आपका अभयारण्य है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ओखला पक्षी अभयारण्य ये आपका एनसीआर क्षेत्र में स्थित है, यानी कि नोएडा में स्थित है। ठीक है भाई। 83 वाला, स्लैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आखिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 84 वाला, हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का जानवर देखा गया है? तो इसको राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है। जो संघाई हिरन है, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है। 85 वाला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आके कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका उत्तराखंड में एक नैनीताल जगह है, वहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपका उत्तराखंड में है। 87, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्लैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है। कौन से राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क। 88 वाला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आखिर भारत का कौन सा राज्य जहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 89 वाला, चैल वन्यजीव उद्यान आखिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चैल वन्यजीव उद्यान। ठीक है। 90 वाला क्वेश्चन है भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान आखिर कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका बेसिकली ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एशियाई शेरों का एकमात्र निवास है। ठीक है। इसके लिए आपको गिर नेशनल पार्क है, आपके एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आखिर कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। 92 वाला क्वेश्चन है, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। 93 वाला क्वेश्चन, डाचीगाम नेशनल पार्क आखिर कहाँ पर है? चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो डाचीगाम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, 81 में की गई, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नंदनकानन प्राणी उद्यान आखिर कहाँ पर है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और लगभग 437 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राइट आंसर आपका हो जाएगा। 95 वाला क्वेश्चन, वन्य घोड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है भाई। 96 वाला क्वेश्चन है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आके कहाँ पर है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है भाई। 97 वाला क्वेश्चन अपना, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य आखिर कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य आपका भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है भाई। 98 वाला क्वेश्चन, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आखिर कहाँ पर है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ये आपका राजस्थान है। डेजर्ट का मतलब है राजस्थान, तो ये आपका राजस्थान में यहाँ पर आपका रेगिस्तानी बिल्ली भी पाई जाती है। 99 वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में साथ में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर गोविंद पशु विहार,
फिर फूलों की घाटी, फिर राजा की राष्ट्रीय उद्यान है, फिर गंगोत्री है, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको 70 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, 101 का टीका लगाते हैं। 101 वाला अपना क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क आगे कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में गुरुग्राम में है स्थित। ठीक है भाई, 102 वाला क्वेश्चन है पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र आगे कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में है। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है। ठीक है भाई, 103 पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। 104 वाला सुंदरबन आके किसका घर है? तो सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यहाँ पर आपके बंगाल टाइगर, यहाँ पर आपके टाइगर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। और ऑप्शन नंबर लगभग यहाँ पर अनुमानित 103 बाघ आपके हैं, 103 टाइगर हैं। ठीक है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है, आपका मैंग्रोव जंगलों से सुंदरबन घिरा हुआ है। ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है। तो रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है, 105 वाला क्वेश्चन है अपना मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके बेसिकली 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, 106 वाला क्वेश्चन किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? एशियाई बब्बर शेर आके कौन से राज्य में पाए जाते हैं बताइए? तो एशियाई बब्बर शेर भाई आपके बताइए कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई बब्बर शेर आपके गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई, 107 वाला क्वेश्चन किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में स्थित है। इसको हम एशियाई सिंहों के रूप में जानते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान को। अब साथियों हम लोग आपसे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। 108 वाला क्वेश्चन सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतम किसमें होती है? तो ये आपकी रोगजनक में होती है। ठीक है भाई, रोगजनक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीवेज इस्तेमाल कर बहा दिए जाने वाले जल को कहा जाता है। सीवेज बेसिकली सामान्यतः रोगजनक जीवाणु की अधिकता होती है सीवेज में। ठीक है, 109 वाला क्वेश्चन अपना डिफॉरेस्टेशन से सामान्यतः किसमें कमी हो जाती है? तो डिफॉरेस्टेशन से वर्षा में कमी हो जाती है। ठीक है भाई, 110 निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाहनों की तेज आवाज़। ये कोई जल प्रदूषण का रीजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 111 वाला क्वेश्चन है अपना जैव अपघटनीय संदूषण। जैव अपघटनीय संदूषण यानी कि बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आखिर क्या है? तो ये आपका प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होते हैं। ठीक है, ये आपके बे पॉल्यूटेंट होते हैं जो प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे घरेलू क्रियाओं से निकलने वाले जल मल का अपघटन सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, 112 वाला अपना क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? तो फोटोसिंथेसिस आपका बेसिकली पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। ठीक है, 113 वाला अपना क्वेश्चन है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? तो ये आपका जो पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की माप करता है। ठीक है भाई, बीओडी। 114 वाला क्वेश्चन है नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी क्या है? तो बीओडी बेसिकली जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करता है बीओडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 115 वाला सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी क्या होना चाहिए? तो इसका बीओडी होना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर ए 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 116 वाला अपना क्वेश्चन जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ क्या है? तो जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म है। 117 वाला पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो पेयजल में घुली जो पीने वाला जल होता है उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा 6.5 से लेकर 8.5 तक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और ऑक्सीजन की दोस्तों पेयजल की में जो सुनिए फिर से सुनिए बात को, जो अपना पीने वाला जल होता है, पेयजल में जो पेयजल का पीएच होता है, पेयजल का जो पीएच होता है वो होता है 6.5 से लेकर 8.5। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 6 mg प्रति लीटर से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 118 वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों उस गैस का नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसके कारण आपकी वर्षा होती है। 119 वाला, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें, जो आजकल जो दिल्ली में आपका जो वायु प्रदूषण को कम यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो बसें होती हैं आखिर वो कौन सी गैस से होती हैं। ठीक है, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की चल रही हैं। जो आपने हरी बसें देखी होंगी वो सीएनजी की बस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सीएनजी हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, दिल्ली में जो पीली हरी वाली बसें हैं वो आपकी सीएनजी की रहती हैं, सीएनजी CH4 होता है। ठीक है, और इसमें पॉल्यूशन भी कम होता है सीएनजी में। 120 वाला, इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, आखिर इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास बस्त। 121 वाला, व्यापक रूप से वनों की कटाई से क्या घटता है। तो व्यापक रूप से अगर वनों की कटाई होगी तो आपका वर्षा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी वर्षा घटेगी। ठीक है भाई। 122 वाला, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से क्या है। तो जल प्रदूषण का जो जल प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारक है औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, औद्योगिक जो फैक्ट्रियों से जो मलबा वगैरह सब निकलता है वो आपका समुद्र वगैरह में बहा दिया जाता है, इसलिए आपका जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 123 वाला है, अम्ल वर्षा अम्ल अवक्षेपण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन का प्रमुख अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है भाई। 124 वाला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का pH मान साथियों 5.5 या उससे कम होता है। ठीक है। 125 वाला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा बेसिकली SO2 और NO2 के कारण होती है। ठीक है, एसिड रेन। 126 वाला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निर्धारित की है, इसकी माप इकाई आखिर क्या है बताइए। तो इसकी माप इकाई मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है। 127 वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा ppm प्रेसिपिटेट पर मीटर कितनी होती है। तो वायुमंडल में CO2 की जो ppm होता है वो होता है 400 ppm। ठीक है, 415 बेसिकली ppm होता है, 415 ppm के ऊपर होना चाहिए CO2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 128 वाला क्वेश्चन, फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, आखिर किसको प्रभावित करता है। तो ये आपका दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है। 129 वाला क्वेश्चन, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन रोका जा सकता है, कैसे, अगर सॉइल इरोजन कैसे रोका जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पेड़ लगाकर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपका सॉइल इरोजन को आप रोक सकते हैं। 130 वाला क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि आगे कौन से कारण से होती है बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों देखिए, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी होती है, वनों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, और वाहनों की संख्या में वृद्धि से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। फोर्थ वाला, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से इसका CO2 से कोई संबंध नहीं है। जो सौर हीटर का इस्तेमाल करोगे तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 131 वाला अपना क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है। ये वाला कथन आपका सही नहीं है। 132 वाला अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और
किसी अन्य से नहीं। आखिर किससे सबसे अधिकांश भारत के गांव पीड़ित हैं और किसी और से प्रदूषण से नहीं है? बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट ऑप्शन दीजिए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से अधिक भारत के अधिकतम गांव प्रदूषित हैं। ठीक है, और गांव में बेसिकली बस केवल जल प्रदूषण हो रहा है, बाकी और तो यहाँ पर वायु वगैरह प्रदूषण नहीं होता है गाँव तरफ में, है ना। गांव के लोग जल प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। 133 वाला, निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कचरा भराव क्षेत्र। कचरा भराव क्षेत्र विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय पर्यावरण दुर्दशा का काल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का शोर होगा तो आपको कान में पीड़ाजनक मतलब आपको दिक्कत होगी, सुनाई नहीं देगा अच्छे से। ठीक है, तो 60 डेसिबल जो साधारण बातचीत की ध्वनि 60 डीबी होती है, जबकि 130 डीबी तक की ध्वनि शोर के अंतर्गत आती है, जो कानों को दर्द और क्षति का कारण क्षति नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जैसे डीजे वगैरह में आपकी काफ़ी हाई डीबी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 135 वाला क्वेश्चन है, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? तो हम इसमें घुली हुई ऑक्सीजन की गणना करते हैं। 136 वाला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण का कारण नहीं? आखिर में से कौन सा निम्नलिखित हवा एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक कारण नहीं है। ठीक है, अप टू अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक प्रभाव है। ठीक है, 137 वाला क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा स्लैश के छोड़े जाने के कारण होती है। आखिर हवा में अम्ल वर्षा के किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने पर आपकी अम्ल वर्षा होती है हवा में। ठीक है भाई, एसिड रेन होती है। 138 वाला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व आखिर कौन सा है? तो वो तत्व का नाम है लेड। ठीक है, 139 वाला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया? तो प्रदूषण के अंतर्गत भारत में BS4 कानून लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी BS4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत स्टेज 4 कानून लाया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत 4। बेसिकली अब तो भारत 6 तक मतलब आपका BS6 तक की चलन आ गया, लेकिन अभी आपका ये बेसिकली NTPC 2016 का क्वेश्चन, तो आपका भारत 4 राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब अपना भारत 6 चल रहा है इस समय। ठीक है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करता है? ये आपका वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है। 142 वाला क्वेश्चन, हटीले कार्बनिक प्रदूषणों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका हवा और पानी द्वारा किया जाता है। ठीक है, 143 वाला, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? ठीक है, जब कोयले से दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सम्मिश्रण हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, तो उसे हम कोहरा यानी कि स्मोक कहते हैं या फिर काला कोहरा कहते हैं। यह अत्यंत जहरीला होता है और जानलेवा भी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्मोक। ठीक है, इसको हम स्मोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारक है? राइट आंसर हो जाएगा पेरोक्सी नाइट्रेट प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 145 वाला क्वेश्चन है अपना, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का फुल फॉर्म आपके क्या है बताइए? CFC का फुल फॉर्म दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका प्रयोग हम AC रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका राइट आंसर है। 146 वाला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, SPM का आखिर फुल फॉर्म क्या है बताइए?
एसपीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एस फॉर होता है सस्पेंडेड, पी फॉर होता है आपका पार्टिकुलेट और एम फॉर होता है मैटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 147 वाला क्वेश्चन अपना, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? तो आपका सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म है एसपीएम का। 148 निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ओजोन क्षय। ओजोन क्षय से ध्वनि प्रदूषण से कोई संबंध नहीं ओजोन क्षय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा रोग से कोई संबंध नहीं है ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है भाई, आपको त्वचा रोग नहीं होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब आपको कान में सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जब डीजे वगैरह बजता है तो आपको त्वचा रोग नहीं होगा। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम आपको ध्वनि प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है भाई, 150 वाला, निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डायरिया। डायरिया आपका ध्वनि प्रदूषण से नहीं होगा, लेकिन उच्च रक्तचाप हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी आपको आ सकता है, आप ज़्यादा साउंड चलेगा, इरिटेट हो सकते हैं आप, बहरापन भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा साउंड सुनेंगे। अगर 140 से डीबी के ऊपर हो गया साउंड तो आप बहरे भी हो सकते हो। ठीक है, तो वही आपको डायरिया नहीं होगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। 151 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा तत्पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कोई कारण नहीं है। ठीक है, 152 वाला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? आखिर कौन सी धातु जो अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनती है? तो वो धातु का नाम है साथियों सीसा। ठीक है, सीसा से बहुत पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, 153 वाला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधनों का दहन स्लैश का मुख्य कारण है। आगे किसका मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का दहन? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का दहन। 154 वाला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं? आखिर में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है भाई, 155 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी के कोयले का जलना, ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, 156 वाला क्वेश्चन है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब आखिर क्या है? बताइए। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वह है जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करती, उसको बोलते हैं शून्य उत्सर्जन वाहन। ठीक है, 157 वाला क्वेश्चन है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो वो गैस का हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगी। हाइड्रोजन सल्फाइड मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। 158 वाला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्गेनो क्लोराइड, जैव संचय का कारण है। ठीक है, 159 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में आखिर कौन सी बात सच है? डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। दोस्तों डी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई मिथाइल और ट्राई क्लोरो एथिन, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली कीटनाशक होती है। ठीक है दोस्तों, इसका प्राणी और वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण इस पर रोक लगा दी गई है। और डीडीटी का उपयोग हम लोग मच्छर खत्मलों आदि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मच्छरों की दवाई में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली एक कीटनाशक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यह एक संपर्क कीटनाशक है, संपूर्ण कीटनाशक है। 160 वाला क्वेश्चन है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार साथियों किया था पॉल हरमन मूलन ने इसका आविष्कार किया था। एक केमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1939 में। 161 वाला क्वेश्चन है अपना, पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर क्या होती है? तो पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैसों की उत्सर्जन दर 4000 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 162 वाला क्वेश्चन है भैया, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसको साथियों हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। 163 वाला क्वेश्चन है अपना, सुपोषण आगे किसके कारण होता है? तो सुपोषण आपका नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। ठीक है भाई। 164 वाला क्वेश्चन है भाई, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप श्लेष न्यूनीकरण होता है, किसका न्यूनीकरण होता है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप आगे किसका न्यूनीकरण होता है? तो आपका विलयन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। ठीक है भाई। विलयन ऑक्सीजन का आपका न्यूनीकरण होता है। 165 वाला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भोपाल में दोस्तों एक गैस त्रासदी हुई थी। आखिर उस गैस त्रासदी में कौन सी गैस का, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और उसमें आपका कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? बताइए। तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 166 वाला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो उसका नाम है लेड। लेड आपका सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आपसे ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई। कॉलम एक्स परिणाम तथा कॉलम वाई को सम्मिलित करें। कॉलम एक्स एक तरफ कॉलम वाई आपका है। ठीक है भाई, समझे बात को? बताइए किसका संपर्क किससे होगा? तो जल प्रदूषण, बेसिकली जल प्रदूषण जो होता है आपका, ये आपका जैविक पदार्थ का अपक्षय होता है। और वायु प्रदूषण ये आपका जीवाश्म ईंधन का दहन करता है। और ध्वनि प्रदूषण आपका उच्च डेसिबल का होता है। और मृदा प्रदूषण ये आपका जंतुनाशक है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही क्रम होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। 168 वाला क्वेश्चन मेरे भाई, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र भीषण गर्मी के समय सही रूप से दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 169 वाला क्वेश्चन है अपना, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। ठीक है भाई। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर दोस्तों ओजोन किसका मुख्य घटक है? बताइए जमीनी स्तर पर आखिर ओजोन किसका घटक है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। तो जमीनी स्तर पर ओजोन आपका बेसिकली धुआं का घटक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी धुआं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 170 वाला अपना क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक यानी कि फॉर्मूला क्या है? रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है दोस्तों, जो ओजोन का आपका रासायनिक फॉर्मूला O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 171 वाला अपना क्वेश्चन है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आखिर कब मनाया जाता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इंटरनेशनल डे दोस्तों ओजोन सतह की रक्षा करने के लिए इंटरनेशनल डे आपका बेसिकली ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। 172 वाला क्वेश्चन है, इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है? राइट, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा KMnO4। KMnO4 का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है। बेसिकली KMnO4 को बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हम इसको बोलते हैं KMnO4 को, परमैंगनेट। ठीक है। एक बेसिकली एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है और जिसका अणु सूत्र KMnO4 होता है। ये जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी और बैंगनी रंग छोड़ देता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, KMnO4 के साथ ओजोन ऑक्सीकरण नहीं करता है। ठीक है। 173 वाला अपना क्वेश्चन है, ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि? आखिर ओजोन परत जीवों के लिए क्यों लाभदायक है? राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी
किरणों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 174 वाला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक आखिर कौन सा है? ओजोन परत में जो छेद होता है उसकी उत्तरदायी के लिए आखिर प्रदूषक कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह AC वगैरह में जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा घातक है। ठीक है, 175 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, कोई भी सोडियम सिलिकेट जो पदार्थ है ओजोन क्षयकारी नहीं है, बाकी ये सब पदार्थ आपके ओजोन क्षयकारी हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन को। ठीक है भाई, 176 वाला अपना क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है भाई, क्या आप तैयार हैं? चलिए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? बताइए आखिर एसिडिक रेन के बारे में आपकी कौन सी बात सही है? बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब अम्लीय वर्षा नदी में बहती है तब जो तो है नदी के पानी के pH को कम कर देती है। बात बिल्कुल आपकी सही है, अम्लीय वर्षा के लिए ये pH के पानी को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान कार्बन उत्सर्जन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 178 वाला अपना क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण आखिर कौन सा है? तो वो कारण है आपका उद्योग के कारण आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ओजोन को उद्योग, क्योंकि जो चिमनी से धुआं निकलता है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को आखिर हम क्या कहते हैं? तो इस वृद्धि को साथियों हम लोग कहते हैं पौधाघर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 180 वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है। ठीक है भाई, 181, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये ग्लोबल वार्मिंग से इससे नहीं निपटते हैं। ठीक है, जो खाना पकाने में अपन ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इससे अपना ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान ही पहुंचता है, क्योंकि इसका धुआं बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, 182, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, आखिर में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों आपकी कार्बन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, मीथेन आती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आती है और ओजोन, ये सब आपकी आती हैं, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। 183 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर बिल्कुल सही ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है भाई, 184, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? बताइए। राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, आपका सी वाला भी सही हो जाएगा। देखिए जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए। ठीक है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए ये सब आपकी दोनों गैस जिम्मेदार हैं। ए और सी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 185, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं, आखिर इनमें से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस नहीं है? राइट आंसर आपका आ जाए, आखिर इनमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती है? ठीक है, ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जलवाष्प आती है, और हाइड्रोजन नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 186 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं, आखिर में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था कौन कौन सी गैस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर साथियों इसका नोट कर लीजिए। आखिर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। तो ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस में की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? दोस्तों कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। 187 वाला क्वेश्चन है अपना, शब्द का संदर्भ
असाइंड अमाउंट यूनिट से है, जो आखिर किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है भाई। 188 वाला है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? आखिर किसको ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता, बताइए। देखो मैंने आपको इसका भी बता चुका हूँ मैं। तो देखो मेरे भाई, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसों में की कैटेगरी में शामिल है, मीथेन भी आपकी आती है ग्रीन हाउस गैस में, जबकि फास्फोरस नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में फास्फोरस गैस को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 189 वाला अपना क्वेश्चन है, वो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर वो कौन सी गैस, इसको हम हंसने वाला गैस भी बोलते हैं, जिससे हंसी आ जाती है। ठीक है, इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसको हम लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। आपने दोस्तों हाउसफुल मूवी देखी होगी। हाउसफुल में दोस्त लास्ट का पार्ट होता है, उसमें एक गैस छूटती है जिसमें पूरी ऑडियंस हंसने लगती है। तो वो आपकी कोई और दूसरी गैस नहीं होती, वो आपकी केवल नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसका मैंने आपको बताया है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होती है, इसके कारण सब लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, तो N2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190, एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी कोई भी ऐसी गैसीय मिश्रण होता है जो आखिर किसके लिए सक्षम होता है? तो ये आपका ना दस और ना ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो 191 वाला अपना क्वेश्चन है, कथनों का अनुसरण करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए। ठीक है, एक तरफ आपका साथियों कथन है, एक तरफ आपका निष्कर्ष। ठीक है भाई, कथन क्या बोलता है? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है भाई, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे, जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये कथन है, एक निष्कर्ष है। ठीक है भाई, बताओ क्या सही होगा ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल निष्कर्ष सेकंड वाला सही है। ठीक है भाई, सेकंड वाला आपका सही है। 192 वाला है, जून 2015 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो साथियों भारत की वैश्विक रैंक थी आपकी चौथे नंबर पे। ये करंट अफेयर का बेसिकली क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। 193, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब साथियों हम लोग आपसे वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, 194 वाला क्वेश्चन अपना, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को हम क्या कहते हैं? तो इसको साथ ही हम लोग ex-situ संरक्षण कहते हैं। ठीक है, 195 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिसको मैं आपको दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं तो ये समझ लो भाई, ये आपका एग्जाम में आएगा 100% आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो भाई चिपको आंदोलन आपका किसी न किसी सेट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चिपको आंदोलन आखिर कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो साथियों चिपको आंदोलन बेसिकली आपका 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये किसके लिए स्टार्ट हुआ था? ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ये सबसे पहले अब कहाँ किया गया भाई? तो ये सबसे पहले उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 196 है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो ये आपका 1973 में स्टार्ट की गई थी बाघों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, 1973 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, जिसमें आपकी बाघों का कि मतलब बाघों में वृद्धि हो। ठीक है भाई,
भागों की जनसंख्या में वृद्धि हो, इसका मिशन था। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है, बताइए। दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सतत विकास के अध्ययन स्थल शामिल हैं, विवरण है। ठीक है भाई, 198 वाला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से आखिर किसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये कोई मतलब नहीं भाई, 2016 करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये चेंज होती रहती है रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो वैसे उसके हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन करना नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि करंट ईयर आपका लेटेस्ट वाला करंट करिएगा आप 6 महीने का। ठीक है, अगर आप करंट का दोस्तों वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको करंट का पूरा मास्टर वीडियो दूंगा, जिसमें आपको चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, लगभग 500 हम क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपको 6 महीने का हम करंट करा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका आप ज़्यादा से कमेंट करना, सो दैट मैं आपके लिए करंट की जल्दी से जल्दी वीडियो ले आ सकूँ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। प्रोजेक्ट टाइगर साथियों लॉन्च किया गया आपका 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया। ठीक है, 200 वाला क्वेश्चन है भाई, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, आखिर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये भी करंट का क्या क्वेश्चन है, ये बेसिकली यार आपका डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था, 12 अगस्त 2018 को किया गया था। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे या एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हर एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन की बुक मार्केट से या फिर पीडीएफ ऑनलाइन खरीदनी पड़ती है, तो दोस्तों आपकी इस समस्या का बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों के लेकर आए हैं। साथियों, गुरुकुल प्लस परिवार आपके लिए लाया है 50,000 रुपये से भी अधिक मूल्य की हज़ारों पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, सब कुछ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों हज़ारों पीडीएफ दिखाना तो आपको पॉसिबल नहीं है, ऐसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ पीडीएफ सैंपल के रूप में दोस्तों दिखा रहे हैं, ताकि आप सारी पीडीएफ ईजिली बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। साथियों, जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उन मेरे प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूं, देखिए आपने अभी तक रीजनिंग की और मैथ की एक बुक नहीं की, तो ये जरूर करके जाइएगा, इससे सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। एनटीपीसी में दोस्तों आपके यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसकी फ्री पीडीएफ मैंने डाल रखी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, कुछ जो ट्रेंडिंग बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। और साथियों, जो आरआरबी 2020 जो आपकी 7225 एमसीक्यू वाली बुक है जीएस की, ये भी आप जरूर करके जाइए। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में आपका साइंस से इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और आरआरबी 2020 का ये वाला बुक है अपना 3100 एमसीक्यू वाली बुक की, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथियों, RS अग्रवाल हुआ आपका एसएससी करंट पब्लिकेशन 10,500 प्लस वाली बुक हुई, और आपकी एसएससी जीएस 12,000 प्लस वाली बुक जैसे, और एसएससी की जो आपकी करंट पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक की मैं पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पर, और अपना RS अग्रवाल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इसके अलावा साथियों, जो वॉल्यूम 1 है, जो कि अगर आप एसएससी CHSL और CGL का पेपर देने जा रहे हैं मई में, तो आपके लिए वरदान साबित है इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, और साथियों सादा पब्लिकेशन की बुक भी आपको मिल जाएगी अगर आप यूपी पुलिस वगैरह की यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और भी आप लेखपाल वगैरह की भी आगामी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए एसडी यादव की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है भाई, और इन सारी पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, इसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों देर किस बात की है, आज ही आप अपने परिवार गुरुकुल प्लस के टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है भाई,